हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे, फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर भी बात करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक नॉलेज सेक्शन है उसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से। तो यूएस मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज हुए, राइट। और मेजर जो फैक्टर रहा, राइट, इन ऑल द थिंग्स इन द यस्टरडेज मार्केट वर द सीपीआई डेटा, राइट। जो इन्फ्लेशन डेटा जो है वो कल आया फॉर मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। तो वो कल डेटा आ गया और इंडिया का भी एक्सपेक्टेड है कि आज आ जाएगा। सो उसमें क्या रहा कि जो ओवरऑल सीपीआई है, राइट, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ओवरऑल होता है, दो होते हैं, एक कोर होता है एक ओवरऑल होता है, और डिफरेंस भी बता देता हूँ। तो ओवरऑल में ये फ्यूल और फूड ये दोनों भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और तो ये थोड़ा सा फैक्टर इंटरनेशनल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट करते हैं ये दोनों प्राइजेस, फ्यूल और फूड के, ठीक है। इसीलिए कोर एक ऐसा होता है इसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, फ्यूल और फूड इंक्लूडेड नहीं होता और बाकी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो जो ओवरऑल सीपीआई है वो तो गिरा, तो वो 2.5% पे आया। आई थिंक लास्ट मंथ वो 2.9% पे था। तो वो एक अच्छा डीग्रोथ, और अगेन 2% का टारगेट है। अगर सीपीआई का टारगेट जो लेते हैं यूएस फेड जो बात करता है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, वो 2% के टारगेट की बात करता है और वो 2.5% पे इन्फ्लेशन पहुँच गया है। तो ये क्लैरिटी है कि भाई उनके इन्फ्लेशन टारगेट के बहुत पास आ गए हैं अब। लेकिन एक अब नेगेटिव फैक्टर जो मार्केट को लगा था वो है कोर सीपीआई, ठीक है। तो मतलब विदाउट फ्यूल एंड फूड अगर हम हटा दें तो उसको कोर सीपीआई बोला जाता है। और कई बार, अब अगेन दीज आर डिबेटेबल थिंग्स, बट कई लोग उसको थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर से वो कम इम्पैक्टेड रहता है और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक भी उसका मतलब वो मोमेंटम में रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, और उसको तोड़ना और उसको कम करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये जो कोर सीपीआई है वो कम नहीं हुआ, राइट। लास्ट मंथ से वो लास्ट मंथ भी 3.2 था और अभी भी वो 3.2 पे ही क्लोज हुआ, विच वॉज मतलब मोर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट्स। तो अगेन अब सारा चीज़ जो है वो यही है कि सीपीआई नंबर्स और ये सब जो अलग अलग इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं, ग्रोथ नंबर्स जो यूएस में आ रहे हैं, विल दैट लीड टू फास्टर डी ग्रोथ और मतलब फास्टर कट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, वही सब क्वेश्चन है। तो अब जो है ये बात चल रही है कि भाई अब ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट वीक मीटिंग है यूएस फेड की 18th और 19th आई थिंक ऑफ सितंबर, जिसमें ये क्लैरिटी आएगी कि दे विल कट इंटरेस्ट रेट्स, जो एक्सपेक्टेड है कि होना ही चाहिए, 0.25 तो होना ही चाहिए। अगर वो करते हैं तो क्या ये 0.5 तक जा सकता है क्या। लेकिन अब ये कोर सीपीआई के नंबर से थोड़ा सा मार्केट डिसअपॉइंट हुआ, इनिशियली गिरा भी यूएस का मार्केट, ठीक है, और फिर थोड़ा रिकवर हो गया, ठीक है। और तो इसलिए थोड़ा मार्केट डिसअपॉइंटमेंट रही कि ये 0.5 तो अब शायद ऑफ हो गया है, मतलब शायद नहीं होगा, 0.25 ही एक्सपेक्टेड है। अब उसके मतलब वहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह भी रहती हैं। तो एक साइट पे वो देख रहा था तो 85% प्रोबेबिलिटीज व्हाट मतलब ट्रेडर्स आर एंटिसिपेटिंग कि सेंट्रल बैंक जो है एटलीस्ट 0.25% कट करेगा इंटरेस्ट रेट्स ऑन सितंबर 17th-18th की मीटिंग है, सॉरी 17th-18th की मीटिंग में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल रही और इसकी वजह से मार्केट्स पहले थोड़े से गिरे बट अल्टीमेटली इट वेंट अप। ट्रेजरी यील्ड्स भी जो है वो 3.6 के आसपास, 10 ईयर की बात करें अगर हम, तो 3.65 आ गई है, तो 3.7 से भी कम हो गई है। और अब अगर हम थोड़ा बहुत, आई थिंक 3-4 महीने पहले जब मैं न्यूज़ वगैरह बना रहा था तो मतलब, और हम लगातार एक 4.3 4.2, राइट, एक बार बीच में 4.4 के आसपास चले गए थे। तो अब जो है 3.7 ट्रेजरी यील्ड हो गया है, विच इज़ लाइक क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट की इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं और थोड़ी फास्ट फ्रीक्वेंसी से कम होने वाले हैं, क्योंकि ग्रोथ डेटा भी बहुत अच्छे नहीं आए। तो इन्फ्लेशन भी ठीक हो गया है और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो मतलब क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट शुड कट डाउन। दूसरा थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट पे ये भी रहा कि ऑन देयर वाज अ बिग डिबेट बिटवीन
वहाँ पर दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स में कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रम्प। तो अगेन कल का जो डिबेट था, आई डोंट नो, अगेन डिफरेंट वेबसाइट्स हैव डिफरेंट डेटा ऑन दैट, बट ये था कि थोड़ा कमला हैरिस को एक एज, पॉजिटिव एज था इन दैट डिबेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव एज जो है, कल जो डोनाल्ड ट्रम्प के रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जैसे वहाँ पे ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप है, वो ऑलमोस्ट 10% गिरा। और फिर उसके बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी के हिसाब से भी कुछ स्टॉक्स बढ़े और कम हुए, जो कि उनकी इंडिविजुअल पॉलिसीज के बेसिस पे हैं, क्योंकि मतलब अगेन एज अ सेड कि मीडिया हैज़ अ वेरी डिफरेंट नरेटिव्स एंड समटाइम्स थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, और ये बहुत बार हमने देखा है। बट एटलीस्ट जो कल के मीडिया नरेटिव में ये है कि कमला हैरिस इज लिटिल अहेड इन द रेस। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारी फ्रॉम यूएस मार्केट्स रही। अगेन क्रूड ऑयल की बात और कर लेते हैं। क्रूड ऑयल क्लोज्ड एट अराउंड $71 पर बैरल। ट्यूसडे को ये काफ़ी गिरा था, आई थिंक मंदार की बात भी हुई थी इस बारे में, राइट। तो इट वेंट बिलो 70 बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक तो ओपेक कंट्रीज ने, मतलब ओपेक जो वहाँ पर वो है, ऑर्गेनाइजेशन ने ही बोला है कि भाई ग्रोथ आउटलुक ऑफ क्रूड, ठीक है, उन्होंने उसकी लोअर की थी डिमांड का, मतलब लोअर ऑफ इट्स डिमांड ऑफ ग्रोथ आउटलुक की, राइट। और दिस इज सेकेंड टाइम इन 2 months, तो वो कम कर रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेड डिमांड को, जिससे क्लैरिटी है कि भाई डिमांड, वो खुद ही कह रहे हैं कि डिमांड अब एक्सपेक्टेड है कि कम होगी, तो उसकी वजह से भी एक रीज़न रहा। और ओपेक मेंबर्स जो है, ओपेक प्लस मेंबर्स हैं, वो आउटपुट भी इंक्रीज करने की बात हो रही है फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, बिकॉज वो काफ़ी कट डाउन कर चुके हैं आउटपुट को। एंड आई एम श्योर, मतलब देयर मस्ट बी ए प्रेशर कि भाई इतना आउटपुट कट डाउन कर लिया, पैसे कैसे कमाएंगे, तो थोड़ा तो कमाने दो, तो मतलब एटलीस्ट आउटपुट बढ़ाने दो। डिफरेंट कंट्रीज जिनका इतना ज़्यादा सेल नहीं है जितना इनका वो से नहीं है, तो दे मस्ट बी एचिंग टू इंक्रीज द आउटपुट। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली फ्रॉम क्रूड ऑयल पर्सपेक्टिव रही, राइट। अब कल एक इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग्स रही, और उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए, राइट, विच अगेन इम्पैक्ट्स अवर इकोनॉमी एंड ओवरऑल मार्केट्स। तो सबसे बड़ा अगेन मेजरली डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है वो है कि फेम स्कीम, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्कीम थी जिसमें सब्सिडाइज्ड बेनिफिट मिलते थे फॉर ईवीज, उसका एक नया अवतार जो है वो बेसिकली आया है। ऑलमोस्ट 10,900 करोड़ रुपीज़ का आउटले इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। और तो उसका नाम है पीएम ई ड्राइव स्कीम, राइट, इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट। काफ़ी लंबा नाम है। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम, तो मार्च 2024 में फेम स्कीम खत्म हो गई थी, तो अब ये नया स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट लेके आया है, सब्सिडी सपोर्ट टू ईवीज। बट इंटरेस्टिंगली 2 व्हीलर्स को दिया है सब्सिडी सपोर्ट, 3 व्हीलर्स को दिया है, बस को दिया है, ट्रक को दिया है, एम्बुलेंस को दिया है, 4 व्हीलर्स को नहीं दिया, ठीक है। तो 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि भाई 2.4 मतलब 24 लाख 2 व्हीलर्स को सपोर्ट देंगे, 3 लाख के आसपास 3 व्हीलर्स को सपोर्ट देंगे, और 14,000 ई बसेस को सपोर्ट देंगे, ठीक है। और प्लस कुछ ई ट्रक्स एंड अदर्स को भी हम सपोर्ट देंगे, बट डज नॉट कवर इंसेंटिव्स फॉर ई कार्स। तो वो कुछ सस्ता वगैरह वहाँ पर नहीं होने वाला है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कंपनीज लाइक ओला विच इज लिस्टेड, आथर लिस्ट होने वाली है, right, and TVS and all these companies which have 2 wheelers and 3 wheelers segments, but nothing on 4 wheelers, nothing on Tata Motors specifically, right. Second जो important decision रहा कैबिनेट का वो था on the health insurance side। तो गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड देयर आयुष्मान भारत स्कीम, एंड नाउ दे आर सेइंग, राइट, कि ये जो स्कीम है ये 70+ लोगों, 71+ ईयर्स के सबको कवर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब टाइप ऑफ कैटेगरी यू आर इन। बट 70+ अगर आप हैं तो आप 5 लाख रुपीज़ का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो इट विल बेनिफिट ऑलमोस्ट 6 करोड़ सीनियर सिटीजन। आई थिंक इट्स अ एक्सेलेंट डिसीजन फ्रैंकली, बिकॉज मैं बहुत सारे 1-to-1 फाइनेंशियल प्लान्स हम बनाते हैं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, विच पीपल हु डोंट हैव ह्यूज कॉर्पस, राइट, और उसमें एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क रहता है, एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी एक्सपेंसिव वंस यू क्रॉस 60। तो 70 क्रॉस के बाद तो वो बहुत कम पॉलिसीज हैं जो मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो ये सारी चीज़ों में इट इज़ आई थिंक वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर
people above 70, if they get a free health cover of up to 5 lakhs which will be government sponsored. I think वो बहुत ज़्यादा एक comfort देगा इन द पीपल हु हैव रिटायर्ड और सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन्स को ये बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट देगा. एंड इट विल नॉट, मतलब वो जो हेल्थ रिस्क है जो अपने पूरे फाइनेंशियल प्लान को ख़राब कर सकता है और पूरा उसको गड़बड़ कर देता है, स्पेशली सम डिपेंडेंट पेरेंट्स विच आई हैव सीन, एंड समटाइम्स जो चिल्ड्रन है उनको भी एक बहुत रिस्क रहता है इस चीज़ का. तो आई हैव रिसेंटली मेड अ प्लान कि पेरेंट्स आर डिपेंडेंट, मतलब कुछ एक आधो ऑपरेशंस भी हुए हैं बट दे डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस. किड इज़ डूइंग ओके, नॉट दैट ग्रेट कि कुछ इसका मेजर हो गया तो ही विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है. तो ये बहुत कॉमन केस स्टडी है. आई थिंक वो कवर एक कुछ हद तक आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टेकन केयर ऑफ दैट, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट 6 करोड़ senior citizens will benefit from it. Again, I think a very very good thing from that perspective. एक हाइड्रो पावर पे भी एक कैबिनेट डिसीजन रहा कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं काफ़ी सारे हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में, स्पेशली इन रिमोट लोकेशंस, हिली एरियाज एंड जहाँ पर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. 12,500 करोड़ का आउटले है जो एक्सपेक्टेड है. 31 गीगावाट की जो है जनरेशन कैपेसिटी बिल्ड करने का प्लान है विद दिस मनी फ्रॉम 2025 FY25 इस साल से 32 तक, ऑलमोस्ट इन 7 ईयर्स, राइट. 7 ईयर्स में 31 गीगावाट ऑफ हाइड्रो पावर इज व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स जो पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्लांट्स बन रहे हैं, राइट. आई एम श्योर आपने एक आध दो कुछ वीडियोस मेरे भी देखे होंगे इसके ऊपर, एंड इफ़ यू वांट, अगर आप नीचे कमेंट्स वगैरह में लिखेंगे तो विल डू लॉट मोर डिटेल ऑन दिस. पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस चल रहा है, राइट. तो उसमें भी थोड़ा सा अलग से थॉट प्रोसेस चल रहा है और उसमें भी ऑलमोस्ट 15 गीगावाट कैपेसिटी का गवर्नमेंट इज प्लानिंग अंडर दिस स्कीम, राइट. तो ये सारी चीज़ें भी फ्रॉम गवर्नमेंट डिसीजंस पर्सपेक्टिव रही. एक्सिस म्यूचुअल फंड का फ्रंट रनिंग केस इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट. ये 2 साल पहले ऑलमोस्ट एक फ्रंट रनिंग का मेजर इशू आया था एक्सिस म्यूचुअल फंड में, अभी क्वांट में आया है रिसेंटली, राइट. और इसमें दिस केस वॉज गिवन टू ईडी ऑल्सो. और कल जो न्यूज़ आई है कि दे हैव कंडक्टेड सर्चेज इन मुंबई एंड कोलकाता एंड सीज्ड some properties, some documentations and some cash in foreign currencies as well. तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग केस है और इस तरह का, मतलब अगर इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं, आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड deterrent for the industry. Overall, even though it doesn't impact us as an investor in mutual fund houses, but I think this is a very big governance issue, right? And it should be मतलब looked upon for by all the mutual fund houses, and I think it is a good case study which is happening on that perspective. ठीक है, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं. तो इंडिगो कल इंटरव्यू आई वाज सीइंग इन, तो उसमें एक तो बिजनेस क्लास दे आर इंट्रोड्यूसिंग. तो दे आर सेइंग इन नवंबर वी विल इंट्रोड्यूस बिजनेस क्लास स्पेशली इन दिल्ली टू मुंबई, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू बिकम ए ग्लोबल एयरलाइन. दे आर सेइंग कि हमारी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2030-40 करने का हमारा प्लान है. ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. रूट मोबाइल का भी एक वो आया है कि दे आर प्लानिंग ए OFS, दैट इज ऑफर फॉर सेल बाय देयर प्रमोटर, ऑलमोस्ट 6% स्टेक दे आर प्लानिंग टू सेल इन द कंपनी. थर्ड, टाटा स्टील जो है दे हैव रीच्ड अ डील विद UK गवर्नमेंट फाइनली. बहुत टाइम से चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि दे वर शिफ्टिंग देयर ब्लास्ट फर्नेसेस फ्रॉम ओल्ड टेक्नोलॉजी टू अ न्यू इलेक्ट्रिक फर्नेस, जिसमें ऑलमोस्ट 2500 जॉब्स जाने वाले थे. एंड US गवर्नमेंट, मतलब श्योर UK गवर्नमेंट बस, और ये UK में है ये सब फर्नेसेस, तो UK गवर्नमेंट बस पुशिंग देम कि ये जॉब्स नहीं जाने चाहिए. बट टाटा स्टील वॉज सेइंग कि भाई या तो कार्बन फुटप्रिंट बचा लो या फिर जॉब बचा लो. तो ये थॉट चल रहा था. तो दे सेड कि यू मतलब गिव अस सम इंसेंटिव, सम funding to help us on this. So now I think finally they have secured a 500 million pounds this funding, जिसमें they are expecting कि 5,000 jobs के आसपास create हो जाएंगे within next 3 years, and जिसमें से ये इन जो current jobs हैं जो जाने वाले हैं mostly this year end तक,
वो भी दे कैन बी एबल टू सिक्योर, दे कैन गिव सम इंसेंटिव्स टू देम एंड कीप देम बिजी। तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने वहाँ पर करी है। Larsen and Toubro, L&T has also joined now semiconductor race. They are planning to create a chip firm and invest over $300 million, right? और ये 3 साल में over they are planning to establish a fabless chip maker जो मतलब डिज़ाइन और सेल करेंगे सेमीकंडक्टर्स, right? And they may also contract out their production and not do entire production. So these are the things जो डिटेल्स अभी हैं. But again, all the companies which are in I think capital goods are planning to set up some semiconductor because government का focus है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे incentives government is giving in that, right? And of course there is a huge demand, right? And with like more protectionism going on and more geopolitical thing this is going on, as semiconductor is also like very very important factor in the future growth of the country. लास्ट जो न्यूज़ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। और अगेन वो कंक्लूड हो गया है तो उसके डिटेल्स नहीं समझा रहा हूँ मैं, बेसिकली ये बता रहा हूँ कि 63x इशू बुक हुआ है, 6000 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं, ठीक है। और कितना पैसा है 3 लाख करोड़ प्लस, 33.5 लाख करोड़ प्लस जो है बिडिंग हुई है फॉर 6000 करोड़ रुपीज़। तो अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, राइट। सो वी कैन क्लियरली सी दैट एंड द फ्रेंजी एक काइंड ऑफ जो कह सकते हैं इन द मार्केट। I think Anush made a very interesting video on Bajaj Housing Finance IPO. So I'm sure you have seen that we track Bajaj Finance very very closely, part of model portfolio as well. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, राइट। तो इससे क्लियरली और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग मतलब दे ऑल्सो 200 टाइम्स तो उन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया है IPO को, राइट। ऑफ कोर्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, बजाज का ग्रुप है तो गवर्नेंस एंड ऑल दोज फैक्टर्स आर गिवन, तो उसका टेंशन होती नहीं है, right? So a lot of people actually want to have a participation in it, but it overall shows the euphoria and the liquidity in the markets as well, right? और इसीलिए वो थोड़ा सा you have to be cautious in these markets. वही होता है IPO की जब पीक आता है तो फिर market is also at peak sometimes people say, but no one can predict things like that, right? So that is all I have on the news. Quick एक नॉलेज सेक्शन जो रहेगा हमारा, वो एक चार्ट था बहुत अच्छा, लाइक हु ओन्स इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग देखो, प्रोमोटर्स जो पूरे स्टॉक मार्केट में 40.7% जो हमारी स्टॉक मार्केट है विच इज ऑलमोस्ट लाइक 4.5 ट्रिलियन डॉलर है करंटली, तो 40% जो ऑलमोस्ट है वो प्रोमोटर्स के हाथ में है, 11% गवर्नमेंट के हाथ में है, राइट। अगर 4 ट्रिलियन मान लें, ठीक है, I think it is more than that. I think it is around 5 trillion or even little bit more than that currently. हाँ, 5 ट्रिलियन के आसपास है, तो 5 4 जा 20, so 2 ट्रिलियन तो ऑलमोस्ट प्रोमोटर्स के पास है, ठीक है। और 5 11 जा 5 लाइक 550 बिलियन के आसपास गवर्नमेंट जो है उसमें स्टेक होल्ड करती है। म्यूचुअल फंड्स 9% ऑलमोस्ट होल्ड करते हैं, राइट। तो अराउंड 450 बिलियन डॉलर के आसपास म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं। वी एज रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड 9.5%। अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स वी ऑल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, तो वो भी एक थ्रू हो गया, बट डायरेक्ट जो हो रहा है वो 9.5% रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो होल्ड करते हैं मार्केट को। अगेन ऑलमोस्ट व्हाट 470-480 बिलियन डॉलर्स। एंड FPIs फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स 17.9% मार्केट को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो 9 + 9, ये भी अगर हम रिटेल इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो ये जो है दिस हैज बिकम मोर देन फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो वी रिटेल इन्वेस्टर्स नाउ होल्ड मोर मार्केट देन आवर फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन काउंटर पार्ट्स, ठीक है। और आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडियन मार्केट्स में, विच शोज द पावर एंड लॉट ऑफ लिक्विडिटी ऑल्सो शोज, राइट। Banking insurance companies almost sold 6%. Also, some of retail investor money here is also there. Others hold around 6% of the market. So that is how the current ownership in the current Indian stock market is, right? तो ये interesting chart मुझे लगा, which and it shows that how the overall market is and FPIs कैसे कैसे हमारा is not driving the markets anymore, and these 3 factors actually are driving the market. Definitely promoters even though are selling consistently because of the markets, but these guys are buying. So that is all I have. I hope that आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, जय हिंद।